कुछ अच्छे सम्स मिल गए, कोई अच्छा डेटा मिल गया, जैसे मैंने बता दिया रेडियस ऑफ Li प्लस इज ग्रेटर देन Mg2+, तुम्हें और कुछ लग रहा है कि इंपॉर्टेंट डेटा है तो नोट करो, तुम्हारा नोट सिर्फ तुम्हारे लिए, तुझे हर टॉपर का अपना नोट्स अलग अलग होता जाता है, तो तुम्हें अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं, नहीं तो तुमने 10 बुक सॉल्व किया, किसी ने एक बुक सॉल्व किया, दोनों में डिफरेंस क्या होगा जब तुम्हारे नोट्स में करेक्शन नहीं आया। केमिस्ट्री में पर्टिकुलर, केमिस्ट्री में तो नोट्स ही सब कुछ है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में नोट्स लर्न है तो हो गया, ज्यादा तो लर्निंग ही है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम इमेजिन करो, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके नोट्स में भेज दूंगा बाद में। इसमें H फोटोन डाला जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, या हीट किया जाए, हीट करने से भी आएगा H और हीट, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और ये एटम क्या रखना है, आइसोलेटेड, मतलब इसके आसपास कोई और एटम नहीं होना चाहिए। जैसे आयरन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयरन का एक एटम अलग करो, इमेजिन करो कि तुमने एक एटम बाहर कर दिया, ठीक है, एक एटम को बाहर कर दिया गया, तो आइसोलेटेड हो गया, एक एटम तो कभी सॉलिड हो ही नहीं सकता, आइसोलेटेड ही क्या होगा, गैसियस होगा और न्यूट्रल होगा, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। अब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा, सॉरी इसको एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किससे रिमूव करना है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। मतलब इमेजिन करो सोडियम है ना पूरा, तो पूरे सोडियम पे यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उसका नाम था वर्क फंक्शन। याद करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोडियम सीजियम वगैरह है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, सॉलिड मेटल्स है तो उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। वो था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर नीडेड फॉर इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो वर्क फंक्शन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालोगे तो मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो वर्क फंक्शन हो गया। और आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है, एक सिंगल एटम के लिए। अब तुम्हें क्या करना है, सोडियम जो सॉलिड है उससे एक एटम बाहर करो, इमेजिन करो एक एटम बाहर करके ले लिया गया, अब उसको एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, है ना। अब वो एटम किसमें होना चाहिए, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये नहीं कि हाइड्रोजन एटम ले लो एक अलग, है ना, और वो ग्राउंड स्टेट में ना हो कि एक्साइटेड स्टेट में। तो हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का एक एटम जो होगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो बाहर आएगा, राइट। अब वो सेकंड सेल में रहता था 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो भी बाहर आएगा। तो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, जैसे सोडियम अपने ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। सोडियम का ग्राउंड स्टेट क्या है, 2 8 एंड 1, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1, ये है ना, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्लियर हो गया, डेफिनेशन एग्जैक्टली याद कर लेना। अमाउंट ऑफ, सोचते जाओ क्या लिख रहा हूं मैं, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये डेफिनेशन अच्छे से याद होना चाहिए, टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही निकालना है। जैसे मैग्नीशियम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता जरूर है, बट पहले इलेक्ट्रॉन को जो निकाला उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कर रहे हैं, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम किस में है, 2 8 एंड 2 है ना, तो जो लास्ट वाला 2 है ना उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन सही से याद हो जाना चाहिए, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस, मतलब एकदम आइसोलेटेड करो, अब आइसोलेटेड होगा तो गैसियस होगा ही, और मॉलिक्यूल न्यूट्रल न्यूट्रल होना चाहिए, निगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज की बात नहीं कर रहे हम लोग, न्यूट्रल एटम। तो ये अच्छे से याद होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। जैसे सोडियम 2 8 एंड 1, ये नहीं कि 2 8 एंड 0 एंड 1, मतलब थर्ड में हो नहीं हो फोर्थ में हो, वो नहीं, सब अपने नॉर्मल स्टेट में हो, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्लियर हो गया ना? तो अब क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया कि एम गैस हो गया, इसको एनर्जी दे दो, गैसियस स्टेट लिया गया, ये क्लियर है ना? आयरन लोगे तो आयरन का गैसियस स्टेट मतलब एक सिंगल एटम, 1000 एटम नहीं, 2000 नहीं। तो वो पूछता है तुमसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, जैसे हाइड्रोजन दे दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो तो एक एटम से बाहर करोगे तो, है ना? तो बोलेगा व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल। एक एटम के लिए 13.6 देना पड़ा, तो एक मोल के लिए मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो। एम गैस प्लस एनर्जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसा भी लिखा रहेगा, एम गैस गिव्स आउट एम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस एनर्जी लिखे तो भी चलेगा। इतने में कोई डाउट हुआ ये बताओ? दो तीन डाउट आए हुए हैं। ओके, पीरियोडिक के नोट्स भेज दूंगा। डिड यू सेंड बुकलेट? नहीं, बुकलेट नहीं भेजा है, उसका हार्ड कॉपी है, बट बुकलेट मुझे मांगना पड़ेगा उनसे। उन लोगों ने हार्ड कॉपी भेजा था ना। आइसोलेटेड एटम क्यों सॉलिड नहीं होगा? आइसोलेटेड एटम सॉलिड मतलब होता है बहुत सारे एटम मिलकर लिक्विड बन जाएंगे। कुछ मिलियंस एटम्स ले लो तुम, मतलब एक मोल ले लो, एक मोल तुम H2O ले लो, तो तुम्हें 18 ग्राम वाटर मिल जाएगा लिक्विड। बट एक एटम लोगे तो सॉलिड कैसे होगा नित्या, सोचो। एक एटम सॉलिड हो सकता है क्या? नहीं, सॉलिड मतलब होता है बहुत सारे एटम आपस में स्टिक किए हुए हैं, कुछ दो चार मोल या 1 मोल है, इस तरह से, है ना? 100 एटम भी आपस में स्टिक करेंगे तो सॉलिड नहीं हो पाएगा, वो गैसियस ही रह जाएगा फिर वो। 100,000 से काम नहीं चलने वाला, मोल के ऑर्डर में होना चाहिए, तब कुछ साइज दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं, वो गैस बन के ही रहेगा। हाँ, अभी ये इक्वेशन नहीं समझ में आया। जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस एनर्जी दोगे तो H प्लस बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। हाइड्रोजन गैस है, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो तो H प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। या उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी को उस साइड लिखो तो माइनस एनर्जी लिख दो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करें। अब क्या हो गया, इसको फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, एम गैस प्लस एनर्जी गिव्स आउट एम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गया आई वन ऑफ द एलिमेंट, आई वन ऑफ द एलिमेंट मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आई वन मतलब इसको बाद में लिख देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला आइटम जो बाहर किया तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और हाउ टू फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, और सबका नहीं फाइंड कर सकते हैं, ओनली यू कैन फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। यू हैव नॉट सेंड द लिंक ऑफ द रिकॉर्डिंग। अरे, लेट ज्वाइन किया था, मैंने बताया था कि वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, लिंक नहीं भेजा है मैंने। अपलोड कर दिया था, लगता है लिंक कर भेजना भूल गया था, है ना? तो उसको सब्सक्राइब करके रखो, एवरीवन सब्सक्राइब द चैनल, कि जैसे ही अपलोड हो तुम्हें दिख जाए, रादर देन मेरे लिंक का वेट करो तब जाओ। चैनल के सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो हमेशा दिख जाएगा जो आज का लेक्चर होगा, तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा सबको, कि लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, इतना क्यों वेट करना है, उसी पे चले जाओ, या कोई भी एक लिंक हो उसके थ्रू चले जाओ, वहां पर सारे वीडियोज हैं। हाँ, तो एनी गैस, एनी एलिमेंट प्लस एनर्जी एम प्लस, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट वन बोलते हैं, राइट? अब जैसे एल्यूमिनियम हो गया, उसको एनर्जी दोगे तो Al प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वन हो गया। और एम प्लस गैस हो गया, मान लो एल्यूमिनियम हो गया गैसियस स्टेट में, उसको फिर से एनर्जी दो, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएगा। दूसरा बाहर आएगा तो इट विल बिकम M2 प्लस एन इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी कॉल्ड I2 ऑफ द एलिमेंट, राइट?
if further energy is given, so what will happen? Third electron will come out and it will form M3 plus gas plus electron. So amount of energy needed will be greater in I1, I2 or I3. I3 of the element. Greatest amount of energy, highest amount of energy किसमें लगेगा? Yes, in the I3, right? Reason behind this is in I3, atom is having 2 plus charge. So when element is positively charged, it is very difficult to get electron out from that. क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा. एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दोगे, अब Al प्लस बन गया. अब Al प्लस से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसका प्लस चार्ज उसे स्टॉप करेगा, राइट? प्लस चार्ज स्टॉप करेगा, नहीं आउटर मोस्ट नहीं जाएगा. जैसे एल्यूमिनियम का ले लोगे तो 2, 8 एंड 3 ऐसे आएगा, है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर है थर्ड सेल में, तो पहले को बाहर करोगे मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 है तो 3p1 वाला बाहर जाएगा. उसके बाद फर्दर एनर्जी जाओगे तो 3s वाला भी बाहर जाएगा, मतलब थर्ड सेल के ही सारे बाहर जाएंगे. क्लियर हुआ? तो थर्ड सेल वाले ही बाहर जाएंगे उसमें, तो उसको I3 बोलेंगे. 2-3 लोगों ने अभी ज्वाइन किया, इतना लेट क्यों? चलो ठीक है, आगे का रिकॉर्डिंग देख लेना तुम लोग. तो उसमें I3 ऑफ द एलिमेंट, उसमें थर्ड का जो एनर्जी होगा और ज्यादा देना पड़ेगा. हाँ, एक मिनट, डाउट्स बाद में, नहीं था पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा सब, उसके बाद डाउट्स. ये तो लेक्चर आगे नहीं बढ़ पाता. I1 ऑफ द एलिमेंट, I2 ऑफ द एलिमेंट, I3 ऑफ द एलिमेंट. तो एल्यूमिनियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी जितना देना होगा, अब Al प्लस हो गया, अब उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि सोचो कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अवे नहीं जाने देगा, तो तुम्हें और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है. अब M2 प्लस बन गया, अब तुमको और भी ज्यादा हाई एनर्जी देना पड़ेगा, तब थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. तो I1 से ग्रेटर क्या होगा? I1 ग्रेटर देन I2 देन I3 ऐसे होगा. ये बढ़ते जाएगा, देन I4, देन I5, देन I6, इस तरह से, राइट? सक्सेसिव वाला हमेशा ग्रेटर होता है. ये किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी. और सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी बोला मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. ये हो गया ऑर्डर. और ये पूछा जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स व्हाट? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ये नहीं कि तीनों इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में कितना जाएगा? वो धीरे धीरे तीनों बाहर आएगा, है ना? बट पहले को जो बाहर करोगे, सिर्फ आयोनाइजेशन लिखा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा हो जाएगा. अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन ड्यू टू इंक्रीज जेट इफेक्टिव. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी is greater than the previous ionization energy due to increased nuclear charge. Increased nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उसके कारण होगा, ठीक है? वो इंक्रीज जेट इफेक्टिव ऑन द वैलेंस सेल इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उससे अलग हो जाएगा. हाँ बताओ क्या डाउट था? किसका डाउट था भाई? 10 डाउट्स. ओके, नहीं I1 I2 लिखा तुमने. इलेक्ट्रॉन इज नो. ओके, हाँ नित्या तुम्हारा डाउट था, बोलो.
हाँ बोलो नित्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मेरा डाउट है कि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट का फाइंड करें या एटम का फाइंड करें या इलेक्ट्रॉन का फाइंड करें। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी एक एलिमेंट का हो गया है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम गिवन होगा, हाँ तो उसका डेफिनेशन नहीं है कि एक एटम लेके तुम्हें करना, उसका डेफिनेशन क्या हो गया कि ये नहीं कि सोडियम के मेटल से बाहर करो, तो वो तो हाँ वर्क फंक्शन हो गया। तुम्हें सोडियम एटम लेना है और उससे बाहर करना है, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन ओके एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो उसका मतलब हो गया कि सबका एक एक एटम लो और इलेक्ट्रॉन को बाहर करो, और एक ही को बाहर करो। ओके ओके और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कुछ नहीं होगा। ओके। ओके मतलब जो हम लोग इधर I1 I2 I3 लिख रहे हैं वो आयनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट एटम है मतलब उधर। हाँ, एक एटम है उसको आयोनाइज करना है। जैसे एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, या हाँ I1 ऑफ एल्यूमिनियम, I2 ऑफ एल्यूमिनियम, I3 ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब हो गया कि एल्यूमिनियम से पहला एटम निकालने में मान लो कि तुम्हें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ा, तो I1 ऑफ एल्यूमिनियम मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अभी ओके I2 ऑफ एल्यूमिनियम दे दिया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उससे दूसरा बाहर निकालने जाओगे इलेक्ट्रॉन तो 20 देना पड़ेगा। ओके I3 मान लो 25 हो गया, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए 25 देना पड़ेगा। अब हाँ बाहर करने के लिए जो डेटा है ऐड कर दो, 10 प्लस 20 प्लस 25 जो भी था। ओके ओके। ओके थैंक यू सर। या वाले। हाँ तो नेक्स्ट में हो गया सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर हो गया। उसको एक बार Na प्लस बन गया या प्लस चार्ज आ गया वहां से निकालने के लिए। थर्ड भी इसी तरह से हो गया कि डाई वैलेंट एलिमेंट है उससे बाहर निकालना होगा। अब इसमें क्या हो गया, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम गैस, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। फेज वन से जो लोग हैं उन्हें ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा, तो तुम लोग 281 ऐसे मान के चलो, है ना। ये वन बाहर किया गया। फेज सॉरी फेज थ्री से जो है, फेज थ्री से कौन कौन आया हुआ आज, फेज थ्री से कौन कौन है। हाँ, कितने लोग आए हैं फेज थ्री, 5 ऑफ यू। हाँ, मीत और विघ्नेश। हाँ, कैन वी कैलकुलेट द आई वन, कैलकुलेट किसी का नहीं करोगे, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा डेटा ज्यादा होता है I1 I2 I3, केवल एक डेटा आयोनाइजेशन का तुम्हें नोन है, हाइड्रोजन का, बाकी इस सब का कैलकुलेट नहीं कर सकते तुम। वो प्रैक्टिकली आता है, जो प्रैक्टिकली आ गया आ गया। हाँ, ये इसीलिए ट्रेंड पूछेगा किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा किसका ज्यादा होगा, कैसे साइज का ट्रेंड है। साइज तुम किसी का कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट केवल हाइड्रोजन का कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, है ना, बोस थियरी पे जो आया उसका कैलकुलेशन है। बाकी का कैलकुलेशन ही क्वालिटेटिव बताना है कि Na प्लस Mg2 प्लस किसका साइज ग्रेटर होगा, Na प्लस Mg2 प्लस किसका आयोनाइजेशन ग्रेटर होगा, ऐसे ट्रेंड्स बताना होता है इसमें पूरे चैप्टर में। आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, राइट। और I2 I3 ये सब प्रैक्टिकली निकाल सकते हो डेटा, प्रैक्टिकल डेटा से। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक चार्ज, यस भार्गव, बिल्कुल करेक्ट है। इज देयर एनी आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाट डज इट मीन। पीरियोडिक टेबल में कोई आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका ट्रेंड, हाँ वो तो स्टार्ट ही कर रही है, टॉपिक एंड होते होते ये सब क्लियर हो जाएगा। क्या क्या आएगा क्या नहीं, पहले तो डेफिनेशन पढ़ते जाओ। Na गैस इलेक्ट्रॉन Na प्लस आ गया है ना। अब ये Na प्लस हो गया, इसको फर्दर एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो किस में जाएगा, Na2 प्लस गैस में जाएगा, राइट। अभी क्या हो गया 1s2 2s2 2p5। अब इसको फर्दर एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो किधर जाएगा, Na3 प्लस गैस में। अब ये 2p4 में आ जाएगा, 1s2 2s2 2p4। फेज थ्री के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये वाला पार्ट, 3s1 तो उतना अवॉइड करो, उतना जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा तो उस समय बता दूंगा तुम लोग को। 3s1 में मतलब थर्ड सेल में था 281, यहाँ पे कितना बच गया 28। अब कितना बच गया तुम लोग ऐसे समझ सकते हो 27 देन 26 ऐसे होगा ना। ये हो गया I1
दूसरा क्या हो गया I2, तीसरा हो गया I3। अब I1 I2 में जाओगे तो I1 कम होगा और I2 अचानक बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? वो यहाँ पे इनर्ट गैस में आ गया, Na प्लस मतलब इनर्ट गैस हो गया। अब इससे जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, बाहर तो आ जाएगा बट हाई टेम्परेचर दोगे तो सोडियम से तो और 11 इलेक्ट्रॉन बाहर कर लो। उधर टेम्परेचर बेस्ट है, जितना चाहो उतना दे दो, आते जाएगा, है ना। तो अपने ऊपर होता है वो। तो इन जनरल कंडीशन में Na2 प्लस कभी नहीं मिलेगा नेचर में, Na प्लस ही मिलेगा, क्योंकि उसके लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो नेचुरली वो तुम नहीं बना सकते हो। उसके बाद क्या होगा I3, उसके बाद I3 से ग्रेटर होगा, I4 और ग्रेटर होगा, इस तरह से चलते जाएगा। बट अचानक सडन जंप कहाँ पे आएगा I1 और I2 के बीच में। उसी तरह मैग्नीशियम का लोगे तो पहले के लिए I1 देना पड़ेगा, दूसरे के लिए I2, फिर वो इनर्ट गैस हो जाएगा, इनर्ट होते अचानक आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाएगा। तो कई बार तुमसे ट्रेंड पूछता है कि कहाँ पे ये उसकी उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे फर्स्ट के बाद ही अचानक डेटा बहुत हाई चल जाए, मतलब उसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। सेकंड के बाद अचानक हाई चल जाए, मतलब कि जैसे डेटा दे दिया तुम्हें 7 14 आयोनाइजेशन एनर्जी I1 I2 I3 अचानक 50 कर दे और I4 60 पे आ गया, तो देखो इधर तो ट्रेंड नॉर्मल जा रहा था, सडन जंप कहाँ पे, यहाँ पे है ना। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? सडन जंप से कितना होगा 2, राइट। मतलब I2 और I3 के बीच, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा में अचानक जंप आ गया। अब 50 की जगह यहाँ 60 ना होके अचानक 1000 हो जाता, तो जंप कहाँ पे मानोगे? ये 7 से 14 डबल हुआ, 14 से 50 ट्रिपल हुआ, बट यहाँ 20 टाइम हो गया। हाँ, तो 3 और 4 के बीच गैप मानोगे फिर, ये होगा ना। तो डेटा देखना कि 7 14 15 हो गया, तो सडन जंप अब 14 15 नहीं रहा, वो तो ट्रिपल हो गया, बट यहाँ 20 टाइम्स हो गया। क्लियर हुआ? तो तुम्हें सडन जंप देखना होगा कि अचानक कहाँ पे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अब देखो, तो 50 से 60 में जंप ज्यादा नहीं है, 10 पॉइंट का बढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे I2 से I3 में अचानक सडन जंप आ गया है। इसका मतलब उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? इसका मतलब ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह, राइट। अब ये सडन जंप तुम्हारा, हाँ कॉस्टिंस बताओ। हाँ सर, सर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो s ऑर्बिटल से निकलेगा पहले। वो तो डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि 4s2 3d1 है, बट 4s2 4p3 हो गया, तब 4p से निकलेगा ना। हाँ ओके सर। Okay. तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 2 का होगा। ये सबको क्लियर हो गया कैसे किया? अनित्या बताओ। सर इधर जब आपने 7 14 50 और 1000 लिखा था, उधर I2 से I3 में भी एक जंप हो रहा है और I3 टू I4 भी एक जंप हो रहा था, राइट। तो फिर राइट। आपने I2 I3 I4 मतलब तीनों क्यों कंसिडर नहीं किया कि देयर इज अ सडन जंप? सडन मतलब इनर्ट गैस में कौन गया होगा? 7 से 14 तो बढ़ना ही था I2, हाँ I1 से ज्यादा हुआ तो कितना ज्यादा हुआ, डबल हो गया, ठीक है। हाँ I3 ट्रिपल चला गया, ऐसे ही हुआ ना। बट हाँ, I4 20 टाइम चला गया। चेंज ना सर। हाँ चेंज, वो बढ़ते ही जाना था, बढ़ते बढ़ते अचानक कहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। I3 से I4। हाँ, अचानक बहुत बढ़ गया, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसमें, एल्यूमिनियम होगा वो। चौथा पे अचानक बहुत हाई डेटा आ गया, चौथा निकल नहीं पा रहा, मतलब जल्दी। हाँ क्लियर? ओके, थैंक यू सर। यार हाँ
2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बता दिया ग्रुप तो ठीक है। I2 अभी तो थोड़ा सा, हाँ पीरियोडिक ट्रेंड देखता हूँ। पीरियोडिक ट्रेंड सब नोट करते जाओ, डाउट लास्ट में डाउट करते वरना ये बहुत स्लो होते जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी आज करना ही हम लोग को। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब पीरियड में क्या हो गया, ग्रुप में क्या होगा, ऐसे। तो पीरियड में क्या गेस कर सकते हो? पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इन द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ऐसे। पीरियड इधर हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा क्योंकि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जाता है। और यहाँ पे कोई भी ग्रुप में वेरिएशन होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। तो साइज के कारण वो ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये साइज जितना ज्यादा होगा उससे तुम उतने आराम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो। तो साइज किसका? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम कम रिएक्टिव होगा, उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं आएगा। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, उससे तुरंत बाहर आएगा। पोटेशियम और ज्यादा रिएक्टिव होगा। रुबिडियम और ज्यादा रिएक्टिव होगा। सीजियम और भी ज्यादा होगा। मतलब सीजियम, वो मैंने एक वीडियो बोला था कि अल्कली मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखना, उससे याद रहेगा। उसमें क्या हो जाता है, हाँ, उसमें क्या हो जाता है कि सीजियम देखोगे एक्सप्लोड कर गया, रुबिडियम भी एक्सप्लोड किया, रुबिडियम कम एक्सप्लोड किया, सीजियम ज्यादा एक्सप्लोड किया। हाँ, जिन लोगों ने देखा उन्हें उन्हें एकदम याद आ रहा होगा कि हाँ लिथियम को डाला वाटर में तो कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, इतना एक्सप्लोसिव की तरह होता है। तो साइज जिसका बड़ा हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गया। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ये पॉइंट नोट कर लेना, ये नोट्स में छूट गया था, ये लिखना फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां से ये 5 पॉइंट। पहला हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डिफेक्टिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज सोचो बढ़ाते जाओ, न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जाएगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी को स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाए तब क्या होगा? तब तो आराम से बाहर कर सकते हो ना। आयोनाइजेशन एनर्जी इस तरह से हो गया, न्यूक्लियस हो गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था वो याद दिला देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करते थे? उसको स्क्रीन करते थे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम इनसाइड में बढ़ा दोगे तब तो ये इलेक्ट्रॉन और आराम से बाहर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आएगा ना। तो ग्रेटर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस द आयोनाइजेशन एनर्जी। और वही इलेक्ट्रॉन को हटा दो, बिल्कुल कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं, तब तक न्यूक्लियस के सामने एक्सपोज हो गया। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, बीच में इलेक्ट्रॉन ही गायब कर दिया गया, तब तो इसको निकलना डिफिकल्ट होगा ना। इन एब्सेंस ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? न्यूक्लियस के डायरेक्ट सामने आगे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे ये स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे यहाँ अंदर में, उतना ये इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर जाएगा। थर्ड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर प्लेस होगा। जैसे सोडियम का लोगे तो 2881 है, 281 है, पोटेशियम 2881 है, मतलब वो बहुत दूर प्लेस है उसका इलेक्ट्रॉन। तो जो जितना दूर है न्यूक्लियस के, उससे तो उतना आराम से निकाल सकते हो ना। न्यूक्लियस के नजदीक है तो क्या है, उसे निकालना डिफिकल्ट है, न्यूक्लियस जाने नहीं दे रहा। बट अवे है तो आराम से बाहर जा सकता है। तो मेन हो गया जेड इफेक्टिव साइज। फोर्थ पॉइंट ले लो, एस का ग्रेटर देन पी देन डी देन एफ। पेनिट्रेशन इफेक्ट, कौन सा ज्यादा पेनिट्रेट किया हुआ है? एस ग्रेटर देन पी देन डी देन एफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट पूरा हुआ क्या सबका? यस, तो अगले ट्यूसडे के बाद आफ्टर लेक्चर 8 to 10 उसी तरह से 11:30 से कुछ हम लोग डाउट्स रख लेंगे उसका, 11:30 to समथिंग। वेडनेसडे को तुम लोग का कुछ नहीं रहता है ना? हाँ, तो वेडनेसडे को
आफ्टर लेक्चर उसी तरह से 11 o'clock ऑनवर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट्स रखेंगे। तब तक कर लोगे पूरा तुम लोग? डाउट्स पूरा नहीं हुआ था, मुझे लग रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट पोर्शन तुम लोगों ने नहीं किए थे, वेव वाले एक भी नहीं पूछे थे। साई वाला, साई का वैल्यू जो 0 करना पड़ता है। हाँ, हार्ड कॉपी का ले लेंगे हम लोग, हार्ड कॉपी का डिस्कशन कर देंगे उसे। सॉफ्ट कॉपी का यदि हो गया तो हार्ड कॉपी उस दिन करेंगे। हाँ, हार्ड कॉपी डिस्कस करेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वेडनेसडे। ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे खाली हो तो ट्यूसडे भी कर सकते हैं, बट ट्यूसडे वेडनेसडे में नॉर्मल पीरियोडिक टेबल का ही लेक्चर जाएगा। ओके, तो कुछ और कर लो, हार्ड कॉपी नहीं है तो तुम अवस्थी सॉल्व करके रखो, बट एक और कुछ भी साथ में रखो। एक सॉफ्ट कॉपी कर लिया ना, बट एक और कुछ और सॉल्व कर लो। हाँ आर्या बोल। आर्या बोल। Ionization energy is inversely proportional to screening effects और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा क्या? क्योंकि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो दैट मींस कि प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, राइट? तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं बाहर। सोचो कि हाँ सर, न्यूक्लियस हाँ और इलेक्ट्रॉन है और तुम बीच में इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन हाँ क्या सर, करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पुश करके और बाहर, रिपेल करेगा। हाँ सर, हाँ रिपेल करेगा, तो और आराम से बाहर आएगा ना। हाँ सर। ओके, हाँ और बोलो, और किसी का डाउट है इतने में? इतना नोट कर लो, ये 4 पॉइंट नोट कर लो तो 1 2 3 4। वैसे बुकलेट में है, नहीं तो बुकलेट से नोट्स में कॉपी कर देना, वो भी चलेगा। एनायन का भी आने दो, अभी एनायंस का नहीं किया आप लोगों ने। जितना किया ये तो क्लियर है ना। 4th पॉइंट नहीं समझ में आया। हाँ, यदि NS NP ND NF ले लो तो कौन सा क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, S की, P की, D की, F? S सब सेल, ये फेज 3 से जो आए उन्हें शायद नहीं समझ में आएगा, SPDF। फिर भी बाकी पॉइंट समझ में आएगा, तुम लोग को 70% समझ में आएगा, वो समझते जाओ। रेस्ट के लिए वो तुम लोग के बैच में जाएगा, बट यहाँ पे डिटेल में जा रहा है, सही से करते जाओ। SPDF या फेज 3 का मैं सिर्फ SPDF वाले का एक लेक्चर ले लूंगा कि ये क्लियर हो जाए तुम लोग का कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा। या सर से मैं बोल देता हूँ, वो फेज 3 में SPDF ये सब पहले पढ़ा देंगे। हाँ, तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है, तो जैसे 4s क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है, देन 4p, देन 4d, देन 4f। जैसे एल्यूमिनियम में 2s2 2p1 है, तो 2p थोड़ा अवे है न्यूक्लियस से, 2s क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, तो कौन सा जल्दी बाहर जाएगा, 2s के 2p? तो 2p पहले बाहर जाएगा। हाँ, 2p1 वाला बाहर निकल जाएगा और 2s वाला वहीं पर रहेगा, फिर और एनर्जी दोगे तो 2s से भी निकलेगा, फिर उसके बाद 1s से भी निकलेगा, धीरे धीरे अंदर से निकलते जाएगा, पहले बाहर से स्टार्ट होगा। अब 4s 3d है, तो 4s बाहर का सेल है, तो पहले 4s से निकलेगा, फिर 3d पे जाएगा। क्लियर हुआ ना? बट 4s 4d है, तो पहले कौन सा निकलेगा, 4d, फिर 4s। s क्लोज टू न्यूक्लियस, देन p, देन d, देन f। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट SPDF का होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, NS ग्रेटर देन NP, देन ND, देन NF। मतलब सेम सेल का हम लोग बोल रहे हैं, ये नहीं कि तुम 4s और 3d को कंपेयर कर दो, ये नहीं कि 5s एंड 2p को कंपेयर कर दो। क्लियर ना? या 5s और 7p को कंपेयर कर दो, सेम सेल का बात कर रहा हूँ। तो 4s का आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होता है देन 4p, देन 4d, देन 4f। ओके, क्लियर इतना? ये 4 पॉइंट नोट कर लेना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट में अक्रॉस द पीरियड। हाँ, नोट कर लिया ना, वेरी गुड। वैसे ये बुकलेट में था इतना, अब इसी के बेस पर हम लोग कर रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड मैंने बताया कि क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, मूविंग लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो उसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या समझो एटॉमिक नंबर बढ़ते चला गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ते चला गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा ना, तो Li Be
बी सी एन ओ एफ ऐसे है। Li का कंफिगरेशन लिखते हो 2s1, ये हो जाता है 2s2, 2p1, 2p2, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p3 है, ये 2p4 है, ये 2p5 है, 2p6 है। 2p6 कौन सा हो गया? नियॉन ना, हाँ, ये हो गया नियॉन। अब इसमें बताइए कंफिगरेशन लिखते हैं हम लोग। फेज 3 के लिए ऐसा था कि देखो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 1s2 2s1 ऐसे। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कंफिगरेशन है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं। ठीक है, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन। ये सब मैं तुम लोग को अलग से थोड़ा करा दूंगा। ये 1s2 2s2 2p1 ऐसे लिखना है, ये लिखना सिखा देता हूँ मैं बाद में। अभी समझो ऐसे लिखा हुआ है। तो बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p1 में, कार्बन का 2p2 में, 2p3 में, इस तरह से आ गया। नाउ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड मतलब क्या होता है? एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इतना हो सकते हैं। तो हाफ फिल्ड मतलब पी में कितने? 3, डी में 5, एफ में 7 एंड कंप्लीटली फिल्ड मतलब S1 P3 सॉरी S2 ये हो गया S2 P6 D10 F14 आर मोर स्टेबल। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्लीटली फील्ड इज मोर स्टेबल या हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। उसका रीजन भी पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि एक्सचेंज एनर्जी था या सिमेट्री था, सिमेट्रिकल दिखता है। मतलब पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 3 दिया तो भी सिमेट्रिकल हो जाता है, या D5 F7। बट S1 नहीं आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो S1 नहीं। S1 मतलब हाईली रिएक्टिव, स्टेबिलिटी का कोई चांस नहीं, उसमें एक्सचेंज एनर्जी नहीं आता। एक्सचेंज एनर्जी क्या आता है कि जैसे तुमने P3 ले लिया, ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब आपस में एक्सचेंज करके स्टेबल हो सकता है। नहीं, ये इससे, ये इससे, ये इससे, है ना। बट S1 लोगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो किससे एक्सचेंज करे? इसलिए देखो S1 नहीं है, PDF। बट कंप्लीटली फील्ड में S2 P6 D10 F14 सब, दीज आर मोर स्टेबल। अब बताओ, जो स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं आएगा, तो पूरे में स्टेबल तुम्हें कौन कौन सा दिख रहा है? जो ऊपर मैंने ये सीरीज लिखा है, इसमें यहाँ ऊपर सीरीज लिखा है ना, कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है? नियॉन, गुड। एक तो नियॉन का वेरी हाई जाएगा, तो इनर्ट गैस का हाईएस्ट होगा। और है, और कौन सा है? बेरेलियम, हाँ प्रणय, गुड। बेरेलियम ये 2s2 दिख रहा है ना, इसका भी हाई जाएगा। और आर्यन, आदित्य, हाँ सबने नाइट्रोजन भी बोला है, राइट। नाइट्रोजन में 2p3 दिख रहा है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको सही से याद कर लेना है। या सारे एक्सेप्शंस ही आते हैं, जनरल ट्रेंड नहीं आता। एक्सेप्शंस क्या क्या है, वही केमिस्ट्री मतलब फुल ऑफ एक्सेप्शंस, और वही पूछा जाता है। तब ये सब की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी, क्यों? ये तो स्टेबल है, तो स्टेबल हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगा ना। हाँ, तो ग्रेटर होगा तो कितना ग्रेटर होगा? तो बेरिलियम का ग्रेटर होकर जस्ट बोरॉन के बाद जाएगा, नाइट्रोजन का ग्रेटर होकर ऑक्सीजन के बाद जाएगा। तो ये ऑर्डर अब तुम्हें याद कर लेना है। क्या हो जाएगा? लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, और नियॉन तो इनर्ट गैस का हाईएस्ट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार का है वो, इसको सही से याद करना। I1 का ट्रेंड एंड I2 का ट्रेंड यदि मैं पूछूं तो शायद ही किसी का आंसर है। पिछले बैच में एक बच्चे ने आंसर किया था, वो सानिका, जो इस बार की टॉपर है बोर्ड्स की, 95.28 95.28 परसेंटाइल सानिका लाई थी ना, मुझे याद है कि उसने सॉल्व कर दिया था I2।
बाकी और लोगों से नहीं हुआ। तो वैसे इसका मतलब ये नहीं कि आईटी नहीं हुआ, आईटी में तो 10 लोग जा ही रहे, उससे अच्छे रैंक पे जा रहे हैं। वो तो अपने मेहनत पे, रिवीजन पे, कौन कितना रिवाइज कर रहा है। बट पहली बार सोचना मतलब एब्सोल्यूट जीनियस वाली चीजें हो जाती है। I2 जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालोगे सबसे, तो क्या ऑर्डर होगा? मतलब अब सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं हम लोग। लिथियम, बेरिलियम, ऑर्डर लिखते जाओ, मैं तुम लोग का ऑर्डर चेक कर लूंगा, है ना। मतलब अब Li प्लस बन चुका, बी प्लस बन चुका, बी प्लस बन चुका, सी प्लस बन चुका, ओ प्लस बन चुका, ऐसे सब प्लस बन चुका है, कैटायन बन चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ऑर्डर क्या होगा? लोएस्ट कौन सा होगा उसके बाद से ऐसे? फर्स्ट 3 बताओ, उसी से मालूम चल जाएगा मुझे, पूरा मत लिखो। इसका राइट होगा, मैं बताता हूँ। इस बैच में भी कोई ना कोई एक होगा। वैसे सानिका का अच्छा आया था, मेंस में भी अच्छा है उसका, 99.6 परसेंटाइल लेकर आई वो। इतना जल्दी मत करो, सब फटाफट आंसर कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि पूरे बैच में एक बच्चे का, वो 10 आईटी में जा रहे हैं, फिर भी 10 आईटीएस में एक आंसर कर पाता है। तो थोड़ा स्लो हो जाओ, सोच के बताओ, लोएस्ट से हाईएस्ट। अब आंसर देखता हूँ मैं। किसी का आंसर राइट नहीं है अभी तक। नो, अभी तक किसी का आंसर राइट नहीं हुआ। नो, अभी भी नहीं। चलो, सब आंसर लिख तो रहे हो ढेर सारे, बहुत वेरी गुड। अटेम्प्ट हो रहा है, दैट दैट इज द मेन थिंग। अटेम्प्ट करने से क्या होगा, जैसे ही मैं बताऊंगा तुम्हारे दिमाग में जाएगा कहाँ रॉन्ग कर रहे थे। फर्स्ट 3 बताओ, फर्स्ट 3 में ही सबका रॉन्ग हो रहा है। फर्स्ट 3 लिख दे रहे हो, इसका मतलब आगे भी लिख दोगे। ये पहले बार में कोई भी आंसर नहीं कर पाता, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आईटीएन सब बन जाते हैं, बट पहले बार में किसी का आंसर नहीं आता है। मैंने केवल सानिका को आज तक देखा है जिसने आंसर किया था। अभी तक किसी का राइट नहीं है। और आईटी ये चीज जानता है, तो जानबूझ के ये क्वेश्चन देता है, यहाँ स्लो हो जाए ताकि हो जाए। ओके, वरुण और अथर्व का आंसर राइट आया। थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे, कैसे राइट लेकर आए? अथर्व एंड वरुण, कौन एक्सप्लेन करेगा? वरुण तुम बताओ, फिर अथर्व से पूछता हूँ रीजन। इसका मतलब तुम आगे भी लिख सकते हो, ये सही से लिखा, तो बताओ क्यों किया तुमने ऐसा।
हाँ वरुण, यस वरुण बताओ। तब कैसे आंसर कर दिया, तुम्हें मालूम ही नहीं है, गेस नहीं, गेस नहीं मैं पूछ रहा हूँ, तब टोटल 8 लिखना होगा तो रॉन्ग होगा ही, ऐसा करो, बोलो। यस सर। कैसे ये लिखा तुमने सही ट्रेंड? सर पहले बेरिलियम का अगर हम लोग ने फर्स्ट एनर्जी लेवल पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसका आउटर मोस्ट में हो जाएगा 2s1, ओके, और तो वो कंपैरेटिवली उसको निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगा। ठीक है, बिल्कुल पहला पॉइंट सही बोला तुमने। फिर फिर कार्बन का फर्स्ट एनर्जी लेवल निकालने के बाद उसका भी 2p1 हो जाएगा। करेक्ट, और मैंने फिर ये दो किया, और फिर लास्ट में देखा तो जो नोबल गैसेस है लास्ट के, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो उसी सीक्वेंस से मैंने लगाया है सब। पूरा ऑर्डर क्या क्या लिखा बताओ तो, पूरे ऑर्डर में। बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन एंड लिथियम। आगे जाकर रॉन्ग हो जा रहा तुम्हारा, पहला 3 राइट था। पहला 3 राइट था तुम्हारा, उसका आगे रॉन्ग हो जा रहा। फिर से बताओ ऑर्डर क्या लिखा है। बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिथियम। नाइट्रोजन तक 4, पहला 4 करेक्ट है, तुमने सही ट्रेंड पकड़ के भी लास्ट में थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया। सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये हुआ क्या? नहीं, बट ब्रिलियंट, तुमने बहुत अच्छा सोचा। ये 3 सोचा ना तो आगे सिली मिस्टेक हो रहा है, वो तुम थोड़ा टाइम और दिया जाए तो हो जाएगा। सानिका को मैंने टाइम दिया था, सबको 10 मिनट टाइम दिया था, तुम लोग को 2-3 मिनट ही दे रहा हूँ। चलो ठीक है, इसने सही सोचा है बिल्कुल, अतर्व ने, वेरी गुड अतर्व। देखो हाँ, अभी इसने जैसे बताया कि क्या होगा, लिथियम क्यों किस स्टेट में, 2s1, तो जो 2s2 था वही 2s1 बनेगा ना। बेरिलियम जो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2s1 बन गया, तो 2s1 हो गया तो उससे इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर जाएगा, तो बेरिलियम कन्वर्ट्स इन लिथियम कॉन्फ़िगरेशन, यही होता है ना। बोरॉन क्या होता है, लिथियम का बाद बोरॉन, बोरॉन किस स्टेट में, 2p1 में है ना, और बेरिलियम का 2s2 होता है। कार्बन 2p2 आता है लास्ट में, सबसे ऊपर लिखा हुआ ये फिर से। ऑक्सीजन 2p4 होता है, नाइट्रोजन 2p3 होता है, फ्लोरीन 2p5 होता है, नियॉन 2p6 होता है, ऐसे होता है। तो बेरिलियम आ गया। अब बोरॉन से देखोगे तो 2p1 में कौन सा मूव करके आएगा, 2s1 के बाद 2p1 है, 2s1 के बाद 2p1, तो 2p1 में कौन सा आएगा, जो पहले 2p2 था, 2p2 कौन सा था, कार्बन था ना, तो कार्बन विल कन्वर्ट इन 2p1 कॉन्फ़िगरेशन, तो बेरिलियम के बाद कार्बन हो जाएगा। अब बेरिलियम का देखो वो क्या है, 2s2 है ना, तो 2s2 में कौन सा आएगा, जो पहले 2s2 2p1 था। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सोचो 2s2 2p1 है ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब ये 2s2 बन गया, और 2s2 कहां पर है, यहाँ पर है ना, तो ये बेरिलियम में यहाँ पे बोरॉन आ जाएगा। मतलब सिंपली तुम्हें एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ा के लिखते जाओ। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरॉन के बाद एटॉमिक नंबर कार्बन, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन के बाद एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है ना, तो नाइट्रोजन विल मूव टू कार्बन कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, ये एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले जाओ। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद नियॉन, और लिथियम तो हाईएस्ट चला जाएगा, लिथियम हाईएस्ट होगा क्योंकि वो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन में गया है। क्यों लिथियम हाईएस्ट है बाद में बताता हूं, अभी क्या करना है, एक एक एटॉमिक नंबर बस बढ़ाते चले जाओ। I3 लिखना होगा तो एक एटॉमिक नंबर और बढ़ाओ, बेरिलियम के बाद क्या आएगा, बोरॉन, और okay, हाँ, तो ये क्या हो गया, बेरिलियम के बाद बोरॉन, और कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, बोरॉन के बाद एटॉमिक नंबर सोचते जाओ,
बोरॉन के बाद एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा आता है ना, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, यही है ना। तो नियोन के बाद बोला तो फिर लेना नहीं हो तो सोडियम वगैरह चला जाएगा, इतना ही मैं बताना था तुम्हें। तो नियोन लीव करो, और लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है। I4 लिखना होगा तो I4 लिखना होगा तो बोरॉन के बाद, हाँ मतलब एक एक बस एटॉमिक नंबर बढ़ा के लिखो, और कुछ नहीं करना है। I1 तो समझ गया ना, बस एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ा दो। हाँ नित्या बोलो। सर आपने इधर बताया ना दैट हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, राइट? फिर 2s2 या 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन से तो फिर हाफ फिल्ड भी स्टेबल होना चाहिए, देन व्हाई डिडंट वी कंसीडर दैट? कौन सा 2s1? हाँ अभी तो बताया 2s1 में कोई एक्सचेंज एनर्जी नहीं होगा, वो हाईली रिएक्टिव होता है अल्कली मेटल, ओके। स्टेबल नहीं हो सकता, वो हाईली रिएक्टिव में चला गया 2s1। 2p3 तीन है तो आपस में मिलजुल कर रह जाएंगे एक्सचेंज करके। हाँ एक इलेक्ट्रॉन किससे एक्सचेंज करेगा? हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था ना। ओके हाँ हाँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर कैसे लिखना क्लियर है सबको? बस एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले जाओ, हो जाएगा। ठीक है ना, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन के बाद कार्बन, तो पहला लिखो और ये बढ़ा दो। ये एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ा के लिखना मतलब समझ में आया कि डाउट है पूछ लो, क्योंकि I2 बार बार आया हुआ IIT में, तुम लोग के टेस्ट में होगा ही होगा, आएगा ही I2 का ऑर्डर। वो तो अलग पीरियड में ही चला जाएगा I3। फ्रॉम द गिवन एलिमेंट क्वेश्चन ऐसा ही कुछ रहेगा, 2-3 दे देगा। वो क्या पूछेगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में I1 किसका ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। और I2 किसका ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। I1 किसका ज्यादा है, नहीं समझ में आया? ओके लिथियम लास्ट हो तो बाद में बताता हूँ, तो बोला बता रहा हूँ मैं। बट ये कैसे एटॉमिक नंबर आगे लिखते हैं नहीं समझ में आया, लिथियम से बेरिलियम लिखेंगे। एटॉमिक नंबर लर्न करो, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। तो लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का 4 होता है, तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ा के लिख दो। बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 कार्बन आता है ना। बेरिलियम का कितना होता है, 2 आता है, तो 2 के बाद एटॉमिक नंबर बोरॉन होगा, तो ये 3 होगा ना यहाँ पे। समझ में आया? कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है तो नाइट्रोजन लिख दो। तो एक बार I1 लिखो, उसके बाद एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज करके लिखो। हाँ बोलो अंशुल। हाँ हेलो। बट सर यहाँ पे अभी ऑक्सीजन का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2p3 बन जाता है ना, तो वो तो फिर हाफ फिल्ड है, तो वो हाईएस्ट होना चाहिए ना। हाईएस्ट नहीं, जस्ट एक आगे जाता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑर्डर में देखो तो कितना हाई गया, 2p3 हो गया, तो हाईएस्ट नहीं गया, जस्ट ऑक्सीजन के बाद गया, वो फ्लोरीन से कम रहा। हाँ हाँ ओके। तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि I1 ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, रॉन्ग है कि राइट है? ये तो रॉन्ग होगा। हाँ I1 किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ना। हाँ हाँ और I2 का पूछता है क्या होगा, तो I2 में क्या है देखो। ऑक्सीजन का ग्रेटर है। हाँ तो यही सब क्वेश्चन दिखेंगे, ये सब पूछेगा, ये नहीं कि आयनाइज एनर्जी निकालो। ओके ओके। हाँ भार्गव बोलो। सर I3 में हम लोग Li क्यों नहीं लेता? I3 में Li वो हाइड्रोजन पे चला गया, तुम्हें एक ही ट्रेंड में पूछेगा, एक पीरियड में जोड़ा गया। अच्छा वो ट्रेंड तुम्हें देगा ऐसा कि तुम गेस कर पाओ, वो अलग ही एक्सेप्शनली अलग चला जाएगा, तो उसे नहीं पूछेंगे। ओके। जिसको कंपेयर किया जा सकता है उसी को पूछेंगे, हर चीज को कंपेयर नहीं कर सकते, जो पीरियड में है ग्रुप में वही कंपेयर जाता है ना, तो केवल वही पूछेंगे वो। ओके बाकी क्लियर है ना कैसे लिखा? नेक्स्ट करें। सोम पावर I4 के लिए भी लिखा रहे, छोड़ दो, एक एक करके बढ़ा के तो लिख रहे हैं हम लोग। सोम क्लियर नहीं हुआ कैसे लिखना है ये सब? डाउट आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो ऐसे करो, डाउट में इसको नेक्स्ट पेज पे फिर से लिख देता हूँ, देखो बहुत इजी है लिखना है, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ाना है। हाँ बोलो आदित्य। सर तो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछेंगे कि मतलब आयोनाइजेशन एनर्जीज का कंपैरिजन वगैरह पूछेंगे?
आयोनाइजेशन एनर्जी का या तो ट्रेंड पूछ देगा, या I2 ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसका ग्रेटर किसका कम है, बेरिलियम बोरॉन में किसका ज्यादा है। क्वेश्चन आने दो, वो आ जाएगा, पहले ट्रेंड समझो, सब क्वेश्चंस खुद मिलते जाएंगे तुम्हें। ओके, सो हम तुम्हें ये नहीं समझ में आया, ये समझ में आया ना कैसे ये लिखा, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये I1 का ऑर्डर था। I2 के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। शायद एटॉमिक नंबर तुम्हें याद नहीं होगा, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा होगा। ऐसे आता है एटॉमिक नंबर कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम जो 3 है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, जिसके पास 4 था, बेरिलियम के पास था ना, तो बेरिलियम विल कन्वर्ट टू लिथियम ना, तो लिथियम वाला लोएस्ट है, तो लिथियम के जस्ट बाद बेरिलियम आता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ाओ, बोरॉन के बाद किसका आएगा, सोचो बोरॉन का 5 होता है, तो इससे एक ग्रेटर किसका है, कार्बन का है ना, तो बोरॉन के बाद यहाँ कार्बन लिख दो। फिर बेरिलियम के बाद क्या होगा, अब गेस करो। मैंने बोला एक एटॉमिक नंबर बढ़ा के, बेरिलियम का 4 होता है, तो तुम्हें 5 वाला लिखना है। 5 वाला कौन सा है, हाँ बोरॉन। अब सोचो कार्बन का, अच्छा समझ में आ गया ना। हाँ, तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओ, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद नियोन, ऐसे। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट करें। अब इसमें क्या हो गया कि Li वाला मैंने बता दिया किस तरह से आएगा। नेक्स्ट में अब ये LiBe ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है, कैसे लिखा गया, बेरिलियम का ग्रेटर है किससे, लिथियम बोरॉन दोनों से। ऐसे भी समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे भी नहीं समझ में आता कई बार। ये दिया ना लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम का क्या है, ग्रेटर है किससे, लिथियम और बोरॉन दोनों से ना, वही लिखा। बेरिलियम का क्या है, ग्रेटर है किससे, लिथियम से भी और बोरॉन से भी। एंड देन कार्बन का इन तीनों से ग्रेटर है, कार्बन ये तीनों से ऊपर आ गया ना, यहाँ पे कार्बन कहाँ पे आया, ये तीनों से ऊपर, तो फिर यहाँ पे कार्बन दिखा है। तो ऐसे भी लिखेगा, तो इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना, Li बेरिलियम ग्रेटर हो गया लिथियम से, बट बेरिलियम यहाँ पे बोरॉन जो इधर होना चाहिए था, बस यही नहीं होगा, ये इस साइड ट्रेंड कर देना तुम। तो ये हो गया सेकंड, सॉरी ये सेकंड ग्रुप लिखना पड़ेगा, और ये थर्ड ग्रुप। तो सेकंड का ग्रेटर देन थर्ड होता है, और यहाँ भी एक 15th और 16th में भी यही होगा, 15th ग्रुप और 16th ग्रुप, इस तरह से होता है। अब इसमें क्या हो गया, Na के साथ क्या होगा, Na, तो यहाँ पे क्या होगा Mg, वही ट्रेंड, बोरॉन के जगह एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस, देन ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, देन क्लोरीन, इसी तरह से लिख दोगे। फिर नीचे में क्या होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम आएगा, इसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम आएगा, देन गैलियम आएगा, इस तरह से लिखते जाओगे ना। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम आता है। तो ये एक्सेप्शन वाले थे यहाँ पे, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस पार्ट पे। क्लियर हुआ। अब स्कैंडियन मेटल है, उसकी बात नहीं करते हम लोग, उसमें ट्रेंड नहीं आएगा तुम्हें, डी ब्लॉक का आएगा, अलग से आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है कि जब ये पहले 3 के लिए तो वैलिड है, बट स्ट्रॉन्सियम और इंडियन रेगुलर चला जाएगा, इसके बाद नहीं आएगा। रुबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यहाँ पे एक्सेप्शन वैलिड नहीं होता है ना। तो यहाँ के बाद से ये पहले 3 के लिए तो एक्सेप्शन वैलिड है, बट उसके बाद के लिए नहीं है, तो ये तुम्हें लर्न कर लेना पड़ेगा। कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ पे क्या आएगा, टिन, है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक,
एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऐसे चलते जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे था ना। क्लियर हुआ? यहाँ नो एक्सेप्शन, यहाँ पे जैसे ट्रेंड है वैसे लिखते जाओ। इसके बाद भी, हाँ ये नोट्स में है, इसके बाद वाले के भी वही लिखोगे, बेरियम का ग्रेटर देन थैलियम, और यहाँ Bi ग्रेटर देन Po, ये नोट्स में है सब। तो यहाँ ट्रेंड वैलिड नहीं है पहले 3 के लिए, बट ये नहीं पूछता था यहाँ ट्रेंड वैलिड है नहीं है, उसको नहीं, एक्सेप्शन से मतलब है ये कि कई बुक में तो दिया ही नहीं। कई बुक में तो दे दिया कि नहीं ये भी स्ट्रोंशियम ग्रेटर देन इंडियम होगा, बेरियम ग्रेटर देन थैलियम होगा। उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ भी एक्सेप्शन मान लिया, ऐसे यहाँ नहीं होता, यहाँ भी मान लिया, यहाँ पे नहीं होता है, राइट। ये सब रॉन्ग हो जाता है। तो केवल फर्स्ट 3 के लिए होगा, उसके लिए डेटा चाहिए। तो आईआईटी अभी तक ये सब नहीं पूछा है, उसको बस यही 3 से मतलब होता है कि बेरिलियम का 20 से ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ग्रेटर होगा, कैल्शियम का गैलियम से ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ग्रेटर होगा, फास्फोरस का सल्फर से, आर्सेनिक का सेलेनियम से। ओके हाँ, अब बताओ किसी का इतना में क्लियर हुआ? जर्मेनियम के बाद लेसन आता है, कुछ रॉन्ग किया क्या? ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, हाँ टिन और लेड ऐसा। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, ये 2 में नो एक्सेप्शन। हाँ चलो, इतना क्लियर हो गया सबको? ओके तो नेक्स्ट करते हैं, ये सब नोट्स में है। ओके लिखा भी एक्सप्लेनेशन वगैरह एवरीथिंग। डाउन द ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या वेरिएशन आने वाला वो भी जानना जरूरी है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे होगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस अप टू 5th पीरियड एलिमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, राइट। तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उसका धीरे धीरे तुम्हारा साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। मतलब सीजियम वो बताए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जल्दी आयोनाइज नहीं होंगे, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी सॉरी कम होते जाएगा। रुबिडियम एकदम एक्सप्लोसिव की ओर चला जाएगा, रुबिडियम, सीजियम, है ना। अब ग्रुप में क्या हो गया कि जैसे हम लोग ले लें कि Li, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, नो एक्सेप्शन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, यही है ना। इसके बाद रेडियो एक्टिव है तो उसकी बात नहीं करते, बट उसका आयोनाइजेशन एनर्जी और कम होगा। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, लोएस्ट इस तरह से आएगा सीजियम और बेरियम का, और इन द पीरियड इंक्रीज हुआ, यही हुआ ना। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कौन सा? वो आएगा जब इसमें एक्सेप्शन नहीं है तो नहीं आएगा, एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस क्या हो गया, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात करें हम लोग, तो एक्सेप्शनल क्या हो जाता है कि ये दोनों का सेम साइज है, सेम साइज है ना। बट गैलियम में मोर प्रोटॉन्स, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम की गैलियम? यस, डायरेक्ट इसका ग्रेटर होगा ना। हाँ क्योंकि एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज एक ही है, इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर पे है दोनों में, बट गैलियम में प्रोटॉन ज्यादा है तो जल्दी नहीं जा सकता, तो गैलियम का ज्यादा होगा। ओके तो ट्रेंड क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास करें हम लोग, तो लिथियम का लोगे तो ये डायरेक्ट कम होता जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसा होगा ना। रुबिडियम, सीजियम कम होते जा रहा है, एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जा रहा है, ये ट्रेंड हो गया। बट बोरॉन का ले लोगे तो क्या होगा, बोरॉन यहाँ पे, एल्यूमिनियम नीचे आ गया, तो गैलियम कहाँ जाएगा, गैलियम ऊपर चला जाता है यहाँ पे, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम का बढ़ गया ना, फिर रेगुलर आ जाएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम यहाँ पर आ जाएगा, यही है ना। अब इंडियन और थैलियम का थोड़ा बता सकते हो क्या हो सकता है?
किसका ग्रेटर होगा उधर? ओके, इंडियम और थैलियम में बोरॉन, गैल्वेनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, ऐसे लिख लो इंडियम। ओके, तो यहां भी सेम कंसेप्ट था। ये इंडियम और थैलियम का सेम साइज होता है। इसका रीजन क्या था याद है? इसमें इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में, तो उसका पुअर शेल्डिंग इफेक्ट आता है। थैलियम में क्या होता है? लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एटॉमिक साइज जो बताया था, तो इसमें था लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन में सेम साइज है। थैलियम में क्या हो गया? ये दोनों का सेम साइज हो जाता था पूरे 3D 4D सीरीज का। पिछले बार बताया था 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये दोनों का सेम साइज आता है। तो जब सेम साइज हो गया बट मोर प्रोटॉन किसमें है? थैलियम है ना, सेम साइज, बट इसमें क्या होगा? मोर प्रोटॉन्स। तो फिर इसका क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? इतना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ जाता है, इधर से इधर जाने में 32 प्रोटॉन बढ़ता है ना, 32 प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी शार्पली इंक्रीज होता है, इतना इंक्रीज होता है कि सीधे सेकंड लास्ट पे आ जाता है वो। ये डब्ल्यू शेप दिखेगा। बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम, वही इस तरह से डब्ल्यू बना देना, थैलियम यहाँ पे आ जाएगा। तो ट्रेंड क्या हो गया? बोरॉन देन थैलियम, ठीक है ना। थैलियम सेकंड लास्ट पे आ जा रहा है उठ के, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये ट्रेंड, ये तो आएगा ही आएगा तुम लोग के एग्जाम में। और दूसरा लोएस्ट किसका होगा? लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो गया इसमें? कोई गेस ही नहीं कर सकता। नहीं मालूम है तो तुम थैलियम लिख के आ जाओगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। वो भी तब लिखोगे जब ट्रेंड याद है, मतलब पीरियोडिक नंबर ये नहीं याद है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब ग्रुप वाइज यदि तुम्हें पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो पूरा पीरियोडिक टेबल में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, तब तुम्हें याद आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इंडियम का लोएस्ट था। ये आईआईटी के पॉइंट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही से नोट कर लो, ये कर्व नोट कर लो जो मैंने दिया। ये कर्व दिया ना बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम का, और साथ में ये ऑर्डर। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? और फिफ्थ पीरियड का ग्रेटर देन सिक्स पीरियड, मतलब टिन का ग्रेटर देन लेड, और इधर आ जाएगा इस साइड ओके। तो ये ग्राफ नोट कर लो, बोरॉन, गैलियम, थैलियम वाला लिख दो, इसका रीजन भी लिख ही लो क्यों था। एल्यूमिनियम, गैलियम साइज, मोर प्रोटॉन्स, एक एक वर्ड काफी है इतना लर्न करने ना। सोच तो ये क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, फोटो ले लिया चलेगा। ओके नेक्स्ट। तो अभी कर दें आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद ओके, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में भी तो यही होगा ना। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज,
इसमें कैसे करेंगे? यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बट यहाँ पे सेम साइज आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे इंक्रीजेस। क्यों? ये दोनों का सेम साइज था। ओके, नेक्स्ट हो गया क्वाइनेज एलिमेंट। क्वाइनेज में क्या होगा? कॉपर सिल्वर गोल्ड है। फिर इसमें भी यही होगा कि कॉपर से सिल्वर तक आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, गोल्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी अचानक बढ़ जाएगा। यही होगा ना? तो जो भी ग्रुप रहे होगा वही, मतलब एग्जांपल ले लो तो क्या होगा? कॉपर सिल्वर, आई डिक्रीजेस, सिल्वर से गोल्ड, आई इंक्रीजेस। सोचो, जबकि तुम बोलते हो कि अरे सिल्वर तो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट एक एटम लिया जाए कॉपर एंड सिल्वर का, तो कॉपर जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा। बट ओवरऑल मेटल की बात करें हम लोग, सिल्वर मेटल, तो वो इनर्ट हो जाता है, गोल्ड और भी इनर्ट हो जाता है। ओके, इन केस ऑफ कॉपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द व्हाट? 4s1 3d10 है तो 4s1 से रिमूव करोगे, ये होगा ना? गोल्ड में कहां से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तुम्हारा? सिक्स एस 6s2 6s1 5d ये आ जाता है। हाँ, तो इसमें क्या आ जाता है? वही 4f का सबसेल आ जाएगा ना, सेम साइज हो जाएगा दोनों का। यहाँ 6s में जाता है तो 6s हो गया, तो इसमें 4f भी है, 6s2 4f 14, और क्या आ गया? तो ये 5d10 पे आ जाता है, 6s1 आ जाता है। इससे जाओगे तो इसका क्या था? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ना, ये जो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं हम लोग। पुअर शील्डिंग, लेंथ एंड वाइड मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल। ये बस इतना सेंटेंस काफी है, याद रहे तो क्यों होता है, बस एक एक वर्ड याद होना चाहिए सबका। ओके, तो नेक्स्ट हो गया मैग्नीशियम का करें हम लोग। मैग्नीशियम का ग्रेटर देन सोडियम होगा, कौन सा? I1 होगा, बट I2 बोले तो उल्टा हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन है, किसका जा रहा था? Mg ग्रेटर देन N, यही था ना? ओके, नेक्स्ट। अब इसमें लिखा है डी डी ब्लॉक का, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये नहीं आता है जो अभी मैं लिख रहा हूँ। इसमें बहुत कम वेरिएशन, तो ये नहीं पूछता इस चीज को। बट यहां से यहां तक क्या था? साइज पहले डिक्रीज हुआ था, आर डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीजेस। यहां से यहां तक साइज क्या रहा था? कांस्टेंट, बट प्रोटॉन तो बढ़ा ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रह जाता है। और यहां से यहां तक में क्या होता है? साइज बढ़ गया, साइज अचानक शार्प इंक्रीज हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये लर्न करना पड़ेगा, बट आएगा नहीं ये चीज डी ब्लॉक वाला। हाँ भार्गव बोलो। सर जो I2 है उसमें सोडियम बड़ा रहेगा ना मैग्नीशियम से? हाँ, I2 ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। हाँ ठीक है। अरे मैंने उल्टा लिख दिया। ओके ओके ओके, ये लिखने में मैंने मिस्टेक कर दिया, सही है। I1 किसका था? मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम, बट I2 में सोडियम हो जाएगा। ये जो अभी लिखवाया था ना ट्रेंड, Na, फिर क्या आता था? मैं NaMgAl, तो NaAlMg ऐसे आएगा ना। और I2 के ट्रेंड पर जब चले जाएं, तभी लिखना बताया था मैंने क्या करना है। Na के कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा आ जाएगा? Mg। Al के कॉन्फ़िगरेशन में Al के कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा आएगा? सिलिकॉन, करेक्ट।
और मैग्नीशियम के कॉन्फ़िगरेशन में एल्यूमिनियम। हाँ, और एक मिनट, और सोडियम का, रुक जाओ, सोडियम का हाईएस्ट जाएगा। क्यों हाईएस्ट जाएगा ये भी एक्सप्लेन करना है मुझे। हाँ, डाउट किसका है? भार्गव अगेन, बोलो। और नहीं सर, वो पहले का ऊपर रह गया था। ओके, आदित्य बोलो। सर वो आयरन कोबाल्ट और निकल में रेडियस कांस्टेंट रहता है, बट प्रोटॉन्स तो इंक्रीज ही होगा। हाँ, तो इसको ऑलमोस्ट सेम लिखोगे, इसीलिए ट्रेंड नहीं पूछता। मैंने बोला क्यों नहीं पूछता, सबका ऑलमोस्ट सेम है आयनाइजेशन एनर्जी पूरे डी ब्लॉक में इस पीरियड में। बट थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा बढ़ गया, बाद में थोड़ा कांस्टेंट हो गया। अपने पीरियोडिक टेबल को बुक में देखना, साइज भी ऑलमोस्ट सबका कांस्टेंट दिखेगा। 1.16 एंगस्ट्रॉम, 1.17, 1.18, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलो। तो ये वेरिएशन इसलिए आईटी कभी नहीं पूछते। थोड़ा बहुत वेरिएशन है ना, शार्प वेरिएशन नहीं है कि पूछे वो। ओके, तो इसको इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और यहां से जाने पे क्या होगा, साइज अचानक बढ़ गया तो इंक्रीज होगा। तो कॉपर जिंक कोला पूछ सकता है, बट अभी तक पूछा नहीं है कभी। ये वेरिएशन ही नहीं पूछा गया 3D में। ये क्लियर हो गया? ये सब नोट्स में है। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग इसकी बात करें तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? अब बताओ, इधर क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया, तो लोएस्ट किसका होगा? अल्कली मेटल का। अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होंगे देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, देन इधर बढ़ते जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, इधर सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कभी आयोनाइज नहीं होगा, इनर्ट गैस बिल्कुल आयोनाइज नहीं होगा। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? और इधर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ है, यही है ना? तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? लेफ्ट से राइट बढ़ते जा रहा है, तो राइट में इनर्ट गैस है, उसी का हाईएस्ट होगा। इनर्ट गैस का हाईएस्ट होगा ना। और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, राइट, सबका आंसर राइट आ रहा है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरॉन, रेडॉन, हीलियम का हाईएस्ट होगा ना। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। ये एक जैसा ऑप्शन दे दिया, मल्टीपल करेक्ट हो गया एबीसीडी, तो एक ऑप्शन में दे देगा कि हीलियम का हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। डायरेक्ट इस सबके क्वेश्चन नहीं बनाता, 4 अलग अलग पॉइंट कर देते हैं एडवांस में, ट्रू और फॉल्स ऐसे करते हुए, है ना, कौन कौन सा करेक्ट है। लोएस्ट तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो उसकी बात छोड़ दो, तो कौन सा बच गया? सीजीएम ना। ओके, हाईएस्ट IE2 किसका होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखना है। यस प्रणय, राइट, करेक्ट। बहुत बहुत लोगों का करेक्ट हो गया। ओके, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में जो मूव कर रहा है, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 1s2, तो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाए। तो लिथियम पास 3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम जैसा बन गया। तो हाईएस्ट IE2 विल बी ऑफ द लिथियम ना। लिथियम के पास क्या होता है? 1s2 2s1, मतलब 2,1, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 2 हीलियम जैसा बन गया ना। और हाईएस्ट IE3 की बात करते तो बेरिलियम। गुड, अब तो डायरेक्ट आंसर कर रहे हो तुम, तो ये सब रॉन्ग नहीं करोगे, अच्छे से समझ गए सब। गुड, तो ये हाईएस्ट लोएस्ट वाला थोड़ा लिख दो, तो ये 4 पॉइंट, ये जो 4 लिखा ना, हाईएस्ट लोएस्ट, ये सब क्वेश्चन है। अब ये 2 नोट्स में है मेरा, ये लेस इंपॉर्टेंट है, बट कहीं पूछ दिया कभी एडवांस में तो तुम्हें आना चाहिए। क्रोमियम Fe Mn, IE2 की बात करें तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1
3d5, एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका था, क्या बन चुका 4s0 3d5, हाफ फील्ड हो गया ना 3d5। और उसका आयरन का, आयरन होता है 26, 4s2 3d6, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 4s1 3d6, 4s से ही बाहर जाएगा ना। मैंगनीज क्या होता है 4s2 3d5, 25 होता है ना, ये बन जाएगा 4s1 3d5। ओके 4s1 3d6, 4s1 3d5। अब बताओ कैसे होगा इसमें क्रोमियम Fe और Mn, क्यों ऐसा हो गया, ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है 3d5, ये जल्दी बाहर नहीं जाएगा। अब ये 4s1 3d6 है, ये 4s1 3d5 है, तो मैंगनीज से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो स्टेबल होगा, तो आराम से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 4s1 3d5 जैसे अल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट करते हैं, क्यों, उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं, यही है ना। तो मैंगनीज 4s1 3d5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 3d5 आ गया हाफ फील्ड, तो स्टेबल हो जाएगा ना, इसलिए मैंगनीज का लोएस्ट होगा देन 4s1 3d6, ये हाफ फील्ड ही बन रहा है, और क्रोमियम खुद हाफ फील्ड है, तो क्या देगा, ये ट्रेंड एकदम अच्छे से लर्न कर लेना तब होगा। ये क्लियर हुआ। कॉपर और जिंक में 4s1 3d10, तो ये तो 4s0 बन चुका है, और ये क्या 4s1 4s2 3d10 था, तो अब ये 4s1 3d10 में आ चुका है, तो ये ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका तो हाईएस्ट आएगा ना, और ये 4s1 है, एक इलेक्ट्रॉन हटा के 3d10 बनेगा, तो कॉपर ग्रेटर देन जिंक ना। ओके I1 कॉपर और जिंक में किसका ज्यादा है, I1 ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर कौन सा है 4s1 3d10, जिंक कौन सा था 4s2 3d10, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे कॉपर का तो स्टेबल हो जाएगा, कॉपर का 4s1 से हटा दोगे तो स्टेबल हो जाएगा, ये तुरंत थोड़ा भी एनर्जी दोगे तो कॉपर से बाहर आ जाएगा, हाँ तो जिंक का ज्यादा होगा। ये भी वही हो गया, I1 ऑफ कॉपर इज जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, बट I2 की बात करें I2 ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। हाँ बताओ किस पॉइंट में डाउट है किसको, कॉपर जिंक जिंक जिंक, अच्छा आंसर दे रहे हो। अनुष्का डिनर मैंगनीज, अभी क्लियर हुआ है अनुष्का, मैंगनीज की नहीं हुआ है, क्लियर है यस और नो मैंगनीज। ओके मैंगनीज क्या हो गया 4s1 3d5 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो मैंगनीज से तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, तो ये अल्कली मेटल जैसा हो गया, तो अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट था ना, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद स्टेबल पड़ जाता था, तो मैंगनीज 4s1 3d5 एक इलेक्ट्रॉन हट के स्टेबल पड़ गया 3d5, तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लिस्ट होगा ना मैंगनीज का। क्रोमियम का हाईएस्ट है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो इनर्ट गैस जैसा हो गया 3d5, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा वो, और ओवरऑल तो क्रोमियम मेटल ही इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब एक उससे कोरिलेट कर रहा हूं तुम्हारा, मैंगनीज को अल्कली मेटल से, क्रोमियम को नियॉन से। हाँ उसका क्लियर हुआ कि मैंगनीज Fe और Mn में नहीं समझ में आया। Mn में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाएगा, तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाता है, जैसे सोडियम है ना, बट आयरन के स्टेबल होने के लिए भी और भी 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तब 3d5 बनेगा, तो आयरन को एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जिसमें स्टेबिलिटी मिलती है उसको कम एनर्जी पे काम चलता है, कम एनर्जी दो तो भी निकल जाएगा वो। ओके क्लियर, ये सब ट्रेंड ओवरऑल समझो रटो जो भी करो लर्न हो जाना चाहिए, जैसे समझ में आए तुम्हें।
इतने बार नोट्स को रिवाइज करो केमिस्ट्री का कि एक एक पॉइंट लर्न हो जाए, फिर ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे तुम्हें। टेस्ट में कितने क्वेश्चन? अभी क्लास टेस्ट 25 क्वेश्चंस, 25 इजी क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। नहीं इजी नहीं है, कुछ टफ भी है। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो एप्लीकेशन क्या हो गया? पहला मेटालिक प्रॉपर्टी। अब बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो वो ज्यादा मेटालिक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गया मतलब क्या होगा? वो ज्यादा मेटालिक है। और पी ब्लॉक का क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी ही तो ज्यादा होता है, पी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है। हाँ तो वो नॉन मेटालिक है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता वो। तो लेफ्ट साइड क्या होगा इधर? मेटालिक टेंडेंसी डिक्रीजेस। मतलब लिथियम मेटल हो गया, बेरिलियम की ओर थोड़ा कम मेटालिक हो गया, और उधर पी ब्लॉक चल जाओ तो सीधे नॉन मेटल हो गया। इसके बाद एक और कंसेप्ट करना हम लोग को, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा? यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप नंबर -12 इंक्रीजेस। मतलब वो वैलेंसी उसकी कैसे चेंज होगी? बोरॉन ग्रुप 13 में कौन सा है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे है। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम के लिए जो होता है स्टेबल स्टेट क्या होगा? +3। बोरॉन +3 बनाता है BCl3, AlCl3 बनता है। AlCl जल्दी नहीं बनता है ना, बनने को तो दोनों बन सकता है। ये NH2NP1 है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा या तीनों बाहर करेगा, ऐसा होगा ना। और गैलियम इंडियम में क्या हो जाएगा? इसमें दोनों बनता है +3 और +1, है ना। बट +3 इज मोर स्टेबल देन +1। इंडियम में भी दोनों बनता है +3 एंड +1, मतलब GaCl3 is more stable than GaCl, InCl3 is more stable than InCl, ऐसे स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग। अब AlCl3 और AlCl है ही नहीं, AlCl रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलता, उसको 1200 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे तो AlCl एग्जिस्ट करता है। तो रूम टेम्परेचर पे AlCl3 ही मिलता है ना, बट यहाँ पे GaCl3 और GaCl दोनों मिलेगा, InCl3 और InCl दोनों मिलेगा, बट InCl3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन InCl। पर थैलियम में एकदम उल्टा हो जाता है, +1 इज मोर स्टेबल देन +3। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? TlCl3 से ज्यादा स्टेबल TlCl पड़ जाएगा। तो लास्ट वाले के लिए, यहां तक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन गया? ग्रुप नंबर -10, मतलब +3 +3 +3 सबके लिए +3 स्टेबल पड़ गया। बट लास्ट वाले के लिए ग्रुप नंबर -12, मतलब 13 - 12 1 ना, +1 ज्यादा स्टेबल पड़ गया। तो थैलियम के लिए +1 इज मोर स्टेबल। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच बिकम्स इनर्ट। ये थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s2 6p1। तो यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो इनर्ट हो गया, बिकम्स इनर्ट, मतलब वो जल्दी बाहर ही नहीं जा रहा है। जबकि बोरॉन का क्या होता है? 2s2 2p1, दोनों बाहर, तीनों बाहर जा रहे हैं। 2s भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है, 2p भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये BCl3 बन जा रहा है ना, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा है। एल्यूमिनियम में भी क्या हो गया? 3s2 3p1,
3p का भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, 3s का भी बाहर जा रहा था, LCl3 बन गया। बट गैलियम में क्या हो गया, दोनों बनना स्टार्ट हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +1। इंडियम में भी +3 +1। बट थैलियम में जाओगे तो 6s2 6p1 हो गया, तो 6s2 बिकम्स इनर्ट। क्या रीजन हो सकता है, कोई सोच सकता है? नहीं, वो था लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके पास क्या होगा, 6s2, हाँ 6s2 4f1 है ना थैलियम के पास। इंडियम थैलियम दोनों का सेम साइज है, याद है? इंडियन थैलियम का सेम साइज है क्योंकि थैलियम में 4f में इलेक्ट्रॉन है, तो सेम साइज है, तो 6s वाले इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाएंगे। इसका इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा पड़ गया था ना। 6s बिकम्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम क्या हो गया, 6s2 4f14 और क्या था 6p1, यही बाहर जाता है। 6s2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट। रीजन क्या है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F सबसेल, ये लिख लो, इफेक्ट ऑफ, या फोटो ले लेना चल जाएगा, F सबसेल, मतलब इस सेंटेंस का क्या नेम है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है ना। Because poor shielding effect of F subcell, 6s is closer to nucleus। और वो न्यूक्लियस के क्लोज आ गया, उसको स्क्रीनिंग तो मिला नहीं उतना। न्यूक्लियस यही होगा ना। सो डिफिकल्ट टू आयनाइज फ्रॉम 6s। आयोनाइज फ्रॉम 6s, इसलिए नहीं होता। अब सिमिलरली हम लोग कार्बन में चले, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो सबके लिए स्टेबल स्टेट क्या होगा, ये क्या होता है, ग्रुप 14। ग्रुप 14 मतलब कितना होगा, NH2 NP2, तो सब चारों देंगे, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, CH4 CCl4 CO2 बनाता है ना, 2 बॉन्ड नहीं दिखा देगा तुम्हें, CH2 CCl2 नहीं मिलेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका भी स्टेबल, सिलिकॉन का भी +4 दिखेगा, राइट। बट कई जगह पे वो +2 भी दिखता है। यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन तक जाओगे तो +4 इज ग्रेटर देन +2, बट लेड के लिए अगेन +2 इज ग्रेटर देन +4। हम लोग को इंटरेस्ट के लास्ट वाले में, इस पे थैलियम के लिए क्या हो गया, +1 इज मोर स्टेबल देन +3 ना। उसी तरह इसके लिए +2 इज मोर स्टेबल देन +4। सिमिलरली ग्रुप 15 में जाओगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब के लिए +5 इज ग्रेटर देन +3। नाइट्रोजन +5 दिख जाता है HNO3 वगैरह, बट बिस्मथ के लिए +3 का स्टेट ज्यादा स्टेबल है देन +3, +5, मतलब BiCl3 मोर स्टेबल देन BiCl5। ऐसे अच्छे, इसको छोड़ो। तो सब में लास्ट वाले में 2 वैलेंसी कम रहता है, जैसे बोरॉन वगैरह सब क्या कर रहे हैं, ये सब +3 दे रहे हैं, तो +3 इज ग्रेटर देन +1, बट लास्ट वाले के लिए +1 ज्यादा हो गया। उसी तरह बाकी सब के लिए +4 मोर स्टेबल है, कार्बन में, लेड में +2 स्टेबल है, नाइट्रोजन में सबके लिए +5 स्टेबल है, बट बिस्मथ में +3 है। इनर्ट पर इफेक्ट देने वाले कौन कौन से होंगे, सबका लास्ट वाला, थैलियम, 3 ही है, कौन कौन से, थैलियम, लेड और बिस्मथ, ये 3 ही इनर्ट पर देने वाले।
थैलियम जिसके लिए सिग्निफिकेंट है, और इधर लेड और इसका बिस्मथ। अपने ग्रुप से 2 कम दिखाते हैं। बोरॉन एल्यूमिनियम वाले +3 की वैलेंसी दिखाते हैं, ये सब का तो एक ही था ना, +3 था, राइट। बट ये लास्ट वाला क्या दिखा दिया, +1। कार्बन का ग्रुप वाला +4 की वैलेंसी दिखाते हैं, तो ये +2 दिखा रहा है। ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप 5 दिखाते हैं, PCl5 AsCl5, तो ये 2 कम +3 दिखाता है। इसके स्टेबल स्टेट ये है, तो ये ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लियर हुआ कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 6s2 है, लेड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 6s2 4f14 है ना, 6p2 5d10 भी होगा, वो नहीं लिख रहा था मैं। तो ये क्या होगा, इसमें ये इनर्ट हो जा रहा है, इनर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो 6p वाले ही बाहर जा रहा है, इसीलिए PbCl2 इज मोर स्टेबल। इसका भी फोटोग्राफ ले लेना, अपने नोट्स में डाल देना। थोड़ा शॉर्ट में है इधर, अभी थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। हाँ, अब पूछो क्या डाउट है। तो कंसेप्ट कैसे पाइलअप होते हैं, जो पहले नहीं आए उनका तो पहले लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन गया। अब आज मैं बता रहा हूं तो लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन का यूज आ रहा है, तो साथ में यूज आ रहा है, तो उनका अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी भी वीक पड़ता जा रहा है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी यूज आएगा, वो भी वीक पड़ेगा, पूरे इनऑर्गेनिक में यूज आएगा, वो सब भी वीक पड़ते जाएगा, ऐसे होगा। इसलिए कभी भूल के भी एक टॉपिक मिस मत करना, एक चैप्टर भी। हाँ, सार्थक एक्सप्लेन, गुड। नाइट्रोजन +5 का एग्जांपल दे सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड इन वाइडस सिलिकॉन जर्मेनियम, सो दोनों शो करते हैं। दोनों कैसे शो कर देंगे, या तो p वाले इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे या चारों बाहर जाएंगे। तुम ये बता रहे हो ना कि सिलिकॉन का क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p2, तो या तो ये 2 बाहर जाएंगे या चारों बाहर जाएंगे, यही हुआ ना। जर्मेनियम का भी उसी तरह से होगा। ओके, गॉट इट एवरीवन, ओके ठीक है। अब सोचो PbCl4 50 डिग्री पे हीट करने पे ब्रेक हो जाता है PbCl2 में, क्यों, +2 मोर स्टेबल है ना। ये तो बन भी गया, PbI4 तो बनता भी नहीं है, PbI2 एग्जिस्ट करता है +2 में। PbCl4 बना भी लिया तुमने तो 50 डिग्री पे भी हीट हो जाएगा, +2 में आ जाएगा। इसलिए स्टेबल स्टेट इस तरह से आता है। तब Sn का स्टेबल स्टेट कौन सा है, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, SnCl4 या SnCl2, Sn +4 है, क्लोरीन पे -1 होता है ना, और SnCl2, तो 3 तक तो +4 ही मोर स्टेबल है ना, 3 तक +4 मोर स्टेबल है, तो लास्ट वाले के लिए +2 मोर स्टेबल था। हाँ, तो ये सब लर्न हो जाएगा धीरे धीरे, ये इसका पूरा इनऑर्गेनिक में यही सब यूज होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी इस तरह से आ जाती है। बट PbCl2 रहता तो उल्टा हो जाता, PbCl4 से ज्यादा PbCl2 है, इनर्ट पेयर यही तो है। तो स्टेबिलिटी ऑफ +3 की बात करें हम लोग, तो बोरॉन में +3 इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। थैलियम का +3 तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा, बट +1 बोलोगे तो स्टेबिलिटी नीचे बढ़ती चलेगी ऐसे। ये वाला ट्रेंड पूछ लेते हैं वो कि क्या राइट है, ऐसे क्वेश्चन देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा ये वाला पार्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम +1 का इधर होगा। कार्बन का क्या होगा, +4 सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, यही होगा ना। बट +2 पूछा जाए तो कार्बन का इस तरह से होगा ना, ये भी मत मिस करने, लोगों पूरा लिख देता हूँ, सिलिकॉन जर्मेनियम टिन। उसी तरह नाइट्रोजन में +5 बढ़ते कहाँ जाएगा, बिस्मथ तक, बट +3 का किधर होगा, बिस्मथ की ओर ज्यादा स्टेबल होगा।
ओके इसका भी फोटोग्राफ ले लेना। अब बताओ SnCl2 अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो वो कन्वर्ट होना चाहेगा SnCl4 में। SnCl में कन्वर्ट होना चाहेगा, ये थोड़ा कम समझ में आएगा बट अभी तो मैं लिख देता हूं ताकि रेडॉक्स में बताऊं तो इजी जाए। वो +2 से +4 जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, Sn का स्टेट +2 है, +2 से +4 गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। SnCl2 का खुद का ऑक्सीडेशन होकर SnCl4 बनेगा, तो खुद वो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, तो ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो किसी को भी रिड्यूस करता है। अब इसको हम लोग पूरे कई जगह यूज करेंगे, जैसे SnCl2 है तो इसको हम लोग HgCl2 से रिएक्ट कराएंगे तो खुद SnCl4 बन जाएगा, इसमें स्टेबल होता है ना, +2 से +4 ले जाएगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, मर्क्यूरी को Hg को +2 से Hg2Cl2 पे ले आया, मतलब +1 पे ले आया। तो इसने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देता है, चार्ज मर्क्यूरी पे +2 से रिड्यूस होकर +1 आ गया। इसको सिर्फ लर्न करो, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जल्दी समझ में नहीं आता, कुछ लोगों ने रेडॉक्स पहले पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, बाकी लोग इसे लर्न करो। अब बिस्मथ का ले लो, तो बिस्मथ थैलियम क्या वर्क करेगा सोच सकते हो, Tl3+ स्टेबल नहीं है, स्टेबल कब होगा, +1 बनेगा तब ना। हाँ तो Tl2+, 3+2 इलेक्ट्रॉन जाकर Tl+ में जाएगा, ये सब नोट्स में है, ये जो रेड से लिख रहा हूं। हाँ तो उसका खुद का चार्ज रिड्यूस हो गया, मतलब खुद का रिडक्शन हो गया, इट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है TlCl3 वगैरह। इतना क्लियर हो गया। अच्छा ये नीचे वाला भी है, नोट्स में चलेगा वो। 10 बज गए राइट, तो अब हम लोग ट्यूसडे को लेक्चर रखेंगे राइट।